ओके, वन सेकेंड। राजीव सर, आप बताइए, क्या सरकार बनाने का जो गेम है, रेस है, वो खुली हुई है? पहले तो आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें आज पहला दिन ऐसा है इतिहास में कि चुनाव पूर्व गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वहां उदासी है, वहां मातम है। हाँ। और जिस गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, बहुमत से बहुत पीछे है, वहां खुशी का माहौल है, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जिसको बहुमत मिल चुका ऑलरेडी, वहां पर कोई उसका जश्न मनाया नहीं जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी बार ये इसलिए, ये कई बार नेहरू जी को तो जिस तरह से पेश किया जाता है, तो कम से कम नेहरू जी का रिकॉर्ड भी इस मामले में टूटने से बचा। अभी प्रधानमंत्री की शपथ होने से बाकी है कि वो तीनों बार पूर्ण बहुमत से आए थे। और तीसरी बात ये कि चाहे हम कुछ भी कहें और इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हटा दीजिए, लेकिन इस नतीजे से मुझे ये लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक लहर चल रही थी जो हम पढ़ने में और समझने में नाकामयाब रहे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री खुद बनारस से 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, राहुल गांधी रायबरेली से 4 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बगल की सीट स्मृति ईरानी हार गई। वो हार गए। आप सुनिए, प्रधानमंत्री की बगल की सीट चंदौली है, वहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, बीरेंद्र सिंह, जो कि पीछे बहुत दिनों से चुनाव नहीं जीत रहे, वो मंत्री रहे, कांग्रेस में रहे, उनको सपा ने टिकट दिया। बीरेंद्र सिंह 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अफजाल अंसारी 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। और राजीव राय बगल की सीट घोसी से 1.5 लाख से अभी आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीत रहे हैं, राजीव राय 1.5 लाख से आगे चल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव 1,40,000 से आगे चल रहे हैं, लालगंज में दरोगा सरोज 1.25 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। और उसके अगल बगल की सीटों में देखिए, जितने से प्रधानमंत्री जीते हैं उससे कहीं ज्यादा। और आप देखिए, पीएल पुनिया का बेटा बाराबंकी से 2.25 लाख से आगे चल रहे हैं। सीतापुर का कांग्रेस कैंडिडेट लाख वोट से आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद आगे है। इमरान, तो जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं वो लाखों से आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग जीते हैं, जब प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीते, तो जो दूसरे जीतेंगे वो कितने से जीतेंगे आप समझ लीजिए। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ माना जा रहा था, महिलाओं का वोट उनको मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं मिल रहा है, ये एक अजम्पशन थी। मैं कह रहा हूं ना, मिला या नहीं मिला तो पता चलेगा। हम लोग भी देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन वही बात है, मुझे हमेशा लगता था कि ये जो आक्रोश है वो माइक पर या बोलने तक है, पोलिंग ईवीएम तक जाते जाते वो गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन वो गुस्सा जितना माइक पर था उससे ज्यादा ईवीएम में दिखाई दिया। मैं कह सकता हूं कोई भी पोलस्टर, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी आदमी जो जमीन पर था या स्टूडियो में था, पत्रकार, वो कोई नहीं कह सकता था कि इंडिया गठबंधन से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस तरह की लीड लेगा। तीसरी और अंतिम बात, शुरू में तो वोट 3-4 बजे तक तेजी से गिने गए, अब जरा वोटों की गिनती लग रहा है कि धीरे धीरे हो रही है और नतीजों को घोषित करने में भी देरी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये लास्ट का 1 लाख बहुत सारी सीटों पे बचा है और 20 सीटें ऐसी है जो 10,000 से कम गिनती वाली है, तो इस समय बड़ा घमासान वहां वहां हो रहा होगा। ओके, अनंत विजय, क्या एनडीए की सरकार बनेगी? आपको लगता है ये गठबंधन के एनडीए के सहयोगी टिके रहेंगे या फिर उधर जा सकते हैं? कांग्रेस ने कोशिश शुरू कर दी है। अच्छी बात है, कांग्रेस को प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप सीटों को देखें तो आईएनडीआई गठबंधन की कुल जितनी सीट है उससे 10 सीट बीजेपी की अधिक है। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है कि वो जो टोटल पूरे गठबंधन को मिला के सीट है उससे जिस पार्टी को ज्यादा सीट है वो सरकार बनाने के लिए, अरे किसी को भी प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने नहीं किया क्या आनंद? कितने राज्यों में किया कि उनके पास कम सीटें थी, बहुमत नहीं था, फिर भी उन्होंने सरकार बनाई। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो ये प्रयास करें, लेकिन जो आंकड़े अभी कह रहे हैं, मैं अभी मैं टिप्पणी कर रहा हूं, कल किसी ने नहीं देखा है, कल जेडीयू का अगर यू हो जाता है तो मुझे नहीं मालूम, उनके पास एक अमित शाह हो, मतलब वो हर दल में एक अमित शाह होता है। कांग्रेस में भी अहमद भाई तो थे ही, तरीका अलग था। हर दल में एक अमित शाह होते हैं, इसलिए अमित शाह को मतलब सिर्फ टारगेट करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हर दल में इस तरह के लोग होते हैं। अभी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा ये होगा कि चर्चा चलेगी, कयासों का दौर चलेगा। सुकेश जी ने ठीक कहा कि 10 वर्ष पहले की राजनीति में हम चले गए, हम सब जो पत्रकार लोग हैं उनको आनंद आएगा। बिल्कुल। अब आइए सुनील साजन। और सुनील, सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर
आपने किया है उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं मान रहा था। यूपी के जो बीजेपी का गढ़ है यूपी, वहां पर यह हो जाएगा। सुनील साजन, बधाई के बाद अगला सवाल, क्या सरकार बनाने की कोशिश होगी? देखिए मानक जी, बधाई के लिए आपको धन्यवाद। और इस बधाई के पात्र माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उनका पीडीए का वो जो रणनीति है वो है कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है। हाँ, सरकार तो बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। और ये जनादेश देश के पीडीए ने, देश की जनता ने, देश के किसानों, पिछड़े अगड़े मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को दिया है कि हम सरकार बनाएंगे। और सरकार आप पूछेंगे कैसे बनाएंगे? हाँ, कि हम समाजवादी लोग हैं। मुझे लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जितने भी इस देश में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो अंबेडकर जी को मानते हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को मानते हैं, रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, ये सब मिल करके सरकार बनाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई मुद्दों पर हुई है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, संविधान बचाने के लिए, पिछड़े दलितों का हक बचाने के लिए हुई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मानक जी, सुनील, थोड़ा सा और क्लैरिफाई, स्पष्ट करिए ना थोड़ा। आपने कहा जो लोग समाजवादी हैं वो आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएंगे? नीतीश कुमार आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे, जयंत चौधरी आ जाएंगे? मुझे लगता है गांधी जी को, अंबेडकर जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर को, रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने पिछड़े दलितों, आदिवासी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, वो सारे लोग आएंगे, कहीं भी होंगे। और मैं तो कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, वाजपेयी जी घर वापसी का वक्त हो गया है। और नाराजगी सिर्फ, मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 10 लाख से जीतेंगे, 1.5 लाख से जीते हैं। बनारस के चारों तरफ समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जीती है। तो मानक जी, ये केवल बनारस में नाराजगी नहीं है मोदी जी को लेकर। तो सुनील एक काम करिए, आलोक शर्मा तो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सुनील एक काम करिए, आलोक शर्मा सोच समझ कर बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है उनकी पार्टी के अंदर अभी रणनीति बनाई जा रही है। सुनील, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने जनादेश खो दिया है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं सुनील? जनादेश खो दिया है। मैं ये बात कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, जब भी देश की अगली सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ओके, संदीप सोनवलकर, संदीप भी यहां हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप, क्या गेम ऑन है? देखिए, मेरी जहां तक जानकारी, गेम बिल्कुल ऑन है। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है कि एक तो महाराष्ट्र में भी खेला होना बहुत बाकी है। मेरी जो जानकारी है कि 1 हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे और उनके साथ साथ शरद पवार दोनों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अपना चुनाव चिन्ह वापस मांगेंगे कि अब तो वोटों का फैसला हो गया, हमारा चुनाव चिन्ह वापस दीजिए। तो कैसे वापस करेंगे, एक खेल होगा। दूसरा खेल जो जानकारी, शायद किशोर तिवारी से मैं प्रश्न ही पूछ लेता हूं। किशोर जी, यदि गडकरी जी का नाम कहीं आगे आता है थोड़ा बहुत, तो आप समर्थन करेंगे? वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर लगे हुए हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं। पर किशोर जी बता दीजिए। एक बात है, हाँ किशोर जी बोलिए। देखो, गडकरी जी, उनके आजू बाजू की सब सीटें गिर गई। गडकरी खुद अकेले आए और इतना एंटी माहौल था, उसके बावजूद गडकरी आए। तो गडकरी एक ही ऐसे लोक नेता हैं जिन्हें भाजपा ने अपना नेतृत्व देना चाहिए। अगर भाजपा वो नेतृत्व देती है तो संदीप, मैं बोलता हूं कि हम भी बहुत करीब है उनके। हाँ, हम भी बहुत करीब है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ कह चुके हैं किशोर साहब कि अगर नितिन गडकरी को बीजेपी बनाए तो हम समर्थन देने को तैयार है। ये तो आप खुलेआम कह चुके थे 2 दिन पहले। अरे मैंने देखो मैं टालता नहीं हूं। अगर मैं बोलूं, अगर एनडीए गठबंधन को जब बहुमत मिला है तो जनादेश उनके तरफ है। अगर हमारे तरफ जनादेश होता तो राहुल गांधी 115 सीटें लेके रहते और उन्हें पंतप्रधान बनाना चाहिए। अब चलो 29 पे गया है तो तब तक हम 29 में तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। संजू बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी आपके पास। संजू बोलिए। मांडव जी, मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैं नहीं कह रही।
मतलब ये हास्यास्पद है कि बीजेपी के पास अकेले अपने बलबूते पर फिगर चेंज होता रहता है, मान लो 240 242 है, और जिस पार्टी के पास 100 सीटें भी नहीं है, मेरा तात्पर्य कांग्रेस से है, वहां पर ये लोग उछल कूद के सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। और बीजेपी जिसके पास 240 से ज्यादा सीटें अपने अकेले बलबूते पर हैं, हम फिर भी आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमने सोचा था कि ऐसे आंकड़े आएंगे, वो नहीं आए हैं, तो हमको ड्राइंग बोर्ड में जाकर आत्मचिंतन करना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मुझे लगता है यही जो शीर्ष नेतृत्व होता है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यह शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। पर मैंने नहीं देखा कि चाहे जयराम रमेश हो या फिर राहुल गांधी हो या इनके जितने भी बड़े बड़बोले नेता हैं, वो एक बार भी ये कह रहे कि भाई इतनी कोशिशों के बावजूद, आप तो बार बार कहते थे ना एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, यदि एंटी इनकम्बेंसी चलती और 2024 2004 की इंडिया शाइनिंग मोमेंट की तरह होता, तो फिर बीजेपी को तो 100 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी और कांग्रेस को अपने खुद के बलबूते पर बहुमत मिलता, पर वो तो नहीं हुआ। तो किस बात पर कांग्रेसी इतना उछल रहे हैं, किस बात पर इतना जो एक खुशी का वातावरण है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस इस बात से खुश है। संजू वन सेकंड मैं बताता हूं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने की रेस में हैं, हम बनाएंगे, उसकी वजह देखिए सीधे सीधे ये आंकड़े हैं, जनादेश है, उसके पीछे और कुछ नहीं है। ये जनता ने जो वोट दिया है वो है। मैं मानता हूं 294 आपके पास है एनडीए के साथ, 240-45 बीजेपी के पास है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास 233 सीटें हैं, 233, जो कि 272 के बहुमत के आंकड़े से, वन सेकंड, जो कि 272 के बहुमत के आंकड़े से कितना कम है? सिर्फ 39 सीटें कम है, ओनली 39, 40 पकड़ लीजिए, चलिए अगर आप 273 कहती हैं तो 39 में, एक मिनट, वन सेकंड संजू, वन सेकंड, और 233 में अगर आप अदर्स के 16 जोड़ देते हैं तो ये 249 हो जाता है, 250, 20-22 का फर्क रह जाता है। और जैसा मैंने अभी टीडीपी और जेडीयू का आंकड़ा गिनवाया, ये 25-30 के आसपास है। अब अगर आपको बैसाखी के सहारे इस सरकार जो आप चलाएंगे, बनाएंगे, जो आंकड़े यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर इस सरकार में आपकी बैसाखियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो जाहिर है विपक्ष तो कोशिश करेगा कि टीडीपी और जेडीयू उस तरफ चले जाएं। इसमें क्या गलत है? नहीं, यदि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत होगी, तो मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूं। मैंने कई बार आपके शोज में कहा है कि जब भी एक गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन में सबसे जो बड़ी पार्टी होती है, मुख्य पार्टी होती है, उसे फल्क्रम ऑफ द अलायंस कहा जाता है। एनडीए में फल्क्रम ऑफ द अलायंस बीजेपी है, इंडी अलायंस में, इंडी गठबंधन में फल्क्रम ऑफ द अलायंस कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ बीजेपी जिसका अपने बलबूते पर 240 से ज्यादा का आंकड़ा है, दूसरी तरफ कि फल्क्रम ऑफ द अलायंस कांग्रेस के पास 100 सीटें भी नहीं है। आप कहते हो बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत है, तो मैं कहूंगी अभी भी पूरी की पूरी डॉट अलायंस वेंटिलेटर पर है। नहीं, अब आप गलत कह रही हैं। नहीं, अब जनादेश है, देखिए आप अपमान मत करिए, कोई वेंटिलेटर पर नहीं है। कांग्रेस की सीटें डबल हो रही हैं, अखिलेश यादव ने कमाल कर दिया है, ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसी आंधी बीजेपी ने उड़ीसा में कमाल नहीं किया। बिल्कुल किया। बीजेपी ने उड़ीसा में कमाल नहीं किया। बिल्कुल किया। जरा बीजेपी के उड़ीसा के कमाल के बारे में भी बात कीजिए। संजू बिल्कुल किया और लगातार करी